नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के समस्त इंजीनियरिंग व्यवसाय कार्यशाला गणना एवं विज्ञान की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग द्रव्यमान, भार एवं घनत्व के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। जैसा कि चैप्टर का नाम है द्रव्यमान, भार एवं घनत्व, तो आइए जानते हैं हम इस चैप्टर के बारे में क्या क्या अध्ययन करेंगे। कंटेंट नंबर 1, द्रव्यमान के बारे में हम लोग द्रव्यमान की परिभाषा जानेंगे, द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है। नंबर दूसरा पॉइंट, भार, भार क्या होता है, भार का क्या मात्रक होता है। नंबर तीसरा पॉइंट, द्रव्यमान के बारे में हम लोगों ने जान लिया, भार के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। नंबर चौथा, घनत्व, घनत्व क्या है, घनत्व की क्या इकाई है। फिर इसके आगे विभिन्न पदार्थों के घनत्व, कुछ हम पदार्थ उदाहरण के तौर पे तालिका के माध्यम से लेने का प्रयास करेंगे और उसमें हम लोग जानेंगे कि विभिन्न पदार्थों के घनत्व क्या क्या होते हैं। आपेक्षिक घनत्व की क्या परिभाषा है, आपेक्षिक घनत्व कैसी राशि है, आपेक्षिक घनत्व का क्या मात्रक होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। विभिन्न पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व भी हम जानेंगे। उन पदार्थों में कुछ ठोस भी होंगे, कुछ द्रव भी होंगे तथा उनका कितना अपेक्षिक घनत्व होता है, इसको हम लोग एक तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में क्या अंतर होता है, क्योंकि इसके पहले हमने घनत्व के बारे में भी जान लिया, हमने आपेक्षिक घनत्व के भी बारे में जान लिया। अब दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने क्या सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हाइड्रोमीटर क्या है, हाइड्रोमीटर की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्लवन का सिद्धांत क्या होता है, प्लवन का सिद्धांत भी हम लोग इसी चैप्टर के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और उत्प्लावकता क्या होती है यह भी हम लोग जानेंगे और अंत में हम लोग जानेंगे प्लवन केंद्र क्या होता है। इन सभी चीजों को इस चैप्टर के माध्यम से आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्रशिक्षणार्थियों को मेरा दिया हुआ प्रशिक्षण इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी कंटेंट मैंने आप लोगों को बताए हैं वह सभी आप लोग समझने का, सीखने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं द्रव्यमान। पहला हमारा पॉइंट है द्रव्यमान, जिसे इंग्लिश में मास कहा जाता है। एक वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी मात्रा रखती है वह उस वस्तु की मात्रा या द्रव्यमान होता है। वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, उस पर स्थान या दशा परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परिभाषा से स्पष्ट है कि एक वस्तु अपने अंदर पदार्थ की जितनी भी मात्रा रखती है, जितनी भी मात्रा रखती है वही मात्रा ही उस वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और यदि हम उस वस्तु की स्थान पे या दशा पे कोई भी परिवर्तन करते तो उस वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात परिवर्तित नहीं होता। यदि हम स्थान और दशा का परिवर्तन कर दें तब भी वस्तु के द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए द्रव्यमान के मात्रक के बारे में जानते हैं। यसाई प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है, सीजीएस प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई ग्राम होती है, एफपीएस प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई पाउंड होती है। तो हम लोगों ने पहले नंबर पे द्रव्यमान के बारे में जान लिया। अब आइए भार के बारे में जानते हैं। भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु को उसके केंद्र की ओर खींचता है।
अतः जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। मतलब पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे वह किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, और जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे ही हम वस्तु का भार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे माना W बराबर वस्तु का भार है, M बराबर वस्तु का द्रव्यमान है और G बराबर गुरुत्वीय त्वरण है, तब वस्तु का भार W बराबर mg होगा। यह फार्मूला हो गया। तब वस्तु का भार बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। यदि हम वस्तु के द्रव्यमान का गुरुत्वीय त्वरण का आपस में गुणा कर दें, प्राप्त गुणनफल वस्तु का भार प्राप्त होगा। भार की इकाई क्या होती है, भार का मात्रक क्या होता है? सीजीएस प्रणाली में भार की इकाई डाइन होती है, एफपीएस प्रणाली में भार की इकाई पाउंडल होती है तथा एसआई प्रणाली में भार की इकाई न्यूटन होती है। तो हम लोगों ने भार के बारे में भी जान लिया। अब आइए चलते हैं द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है। हम लोगों ने द्रव्यमान के बारे में पूर्व में जान लिया है तथा हम लोगों ने भार के बारे में भी जान लिया है। जब हम लोग दो चीजों को जान लिए हैं तो अब हम लोगों को यह तय करना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो द्रव्यमान तथा भार में अंतर। क्रम संख्या 1, किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा को ही उसका द्रव्यमान कहते हैं। हमने परिभाषा के समय में ही आप लोगों को बताया था कि वस्तु के अंदर पदार्थ की जितनी भी मात्रा होती है वही उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। तथा भार के बारे में वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की आकर्षित करने वाले गुरुत्व और बल को ही वस्तु का भार कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है और वो जिस बल से आकर्षित करती है वही वह वस्तु का भार होता है। नंबर दूसरा पॉइंट, वस्तु का द्रव्यमान सभी स्थानों पर बराबर होता है। मतलब अगर हम दिशा में परिवर्तन कर दें, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दें तो वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा, परंतु वस्तु का भार स्थान परिवर्तन से बदलता है। यह अंतर हो गया दोनों के बीच कि वस्तु का भार में यदि हम स्थान का परिवर्तन कर दें तो वस्तु का भार बदल जाएगा और पृथ्वी के केंद्र पर तो यह शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है। यह प्रश्न कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोगों को बता देंगे कि वस्तु का भार शून्य होता है। कंपटीशन में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है वस्तु का भार, तो आप लोग बता देंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। तीसरा पॉइंट, वस्तु का द्रव्यमान साधारण तुला से नाप कर ज्ञात होता है। मतलब वस्तु के द्रव्यमान को हम किस तुला से नापते हैं? साधारण तुला से। परंतु वस्तु के भार को हम स्प्रिंग तुला से ज्ञात किया जाता है। अर्थात वस्तु के भार को हम स्प्रिंग तुला से नापते हैं। द्रव्यमान की इकाई ग्राम, पाउंड या किलोग्राम होती है। यह ग्राम, पाउंड, किलोग्राम हमने पूर्व में परिभाषा जब द्रव्यमान की बताई थी तो हमने बता दिया था कि किस प्रणाली में क्या इकाई होती है। वैसे ही भार की इकाई डाइन, पाउंडल या न्यूटन होती है। जब कोई वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। यदि हमने द्रव्यमान की परिभाषा में बता दिया है कि यदि द्रव्यमान की हम स्थिति में, दिशा में परिवर्तन कर दें, इस दशा में परिवर्तन कर दें तो वस्तु के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।
तो जब हम द्रव में डुबो देंगे, मतलब कोई द्रव है, ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं, तो अगर हम द्रव में डुबो देंगे तो उसके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा। परंतु यदि वस्तु को द्रव में डुबो दिया जाए तो उसके भार में कमी आ जाती है। इन 5 पॉइंटों के तहत हम लोगों ने द्रव्यमान तथा भार में अंतर जानने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। घनत्व। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहा जाता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान या मात्रा को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को, इकाई आयतन का मतलब एक आयतन के द्रव्यमान को या मात्रा को, द्रव्यमान या मात्रा को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। और हम फार्मूला से और स्पष्ट हो जाएगा। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। सीजीएस प्रणाली में घनत्व का मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है तथा एसआई प्रणाली में घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इस प्रकार हम लोगों ने घनत्व के भी बारे में जान लिया। अब आइए आगे चलते हैं। एक तालिका हमने बना रखी है, उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ लिए हैं, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, हीरा, पेट्रोल, जल, हवा। इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ ले रखे हैं और उन पदार्थों का क्या घनत्व है इस तालिका के माध्यम से हम लोग समझते हैं। और इसमें जो हम लोग घनत्व का मात्रक लिए हैं वह ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब लिए हैं। तो नंबर 1 पर तांबा, जिसे इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं, यह इसका घनत्व 8.93 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नंबर 2 पर एल्युमिनियम का घनत्व 2.712 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नंबर 3 पर लोहा, जिसे हम आयरन बोलते हैं, इसका घनत्व 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नंबर 4 पे हीरा, जिसे हम इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं, इसका घनत्व 3.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। नंबर 5 पे पेट्रोल, जिसका घनत्व 0.71 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है जिसका घनत्व अक्सर कंपटीशन में, परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह है जल, जिसे इंग्लिश में वाटर बोलते हैं। इसका घनत्व केवल 1 होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसके बाद हवा, जिसे हम एयर के नाम से जानते हैं, 0.0013 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अभी और भी पदार्थ हैं, परंतु उन पदार्थों का अध्ययन हम किस बुक से आपको यह अध्ययन करा रहे हैं, उस बुक के माध्यम से आप लोग जानने का प्रयास करेंगे कि और पदार्थों का घनत्व कितना होता है। इसके आगे चलते हैं। आपेक्षिक घनत्व, जिसे हम इंग्लिश में रिलेटिव डेंसिटी नाम से जानते हैं, किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। अर्थात किसी पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को ही उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। उदाहरण के लिए बर्फ का आपेक्षिक घनत्व 0.91 है, जिसका अर्थ है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व का 0.91 गुना होता है। क्यों ऐसा हमने बोला? क्योंकि पदार्थ का घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को ही उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। तो
तो जब बर्फ का अपेक्षिक घनत्व 0.91 होगा, इसका अर्थ या इससे स्पष्ट है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व का 0.91 गुना ही होगा। नोट, अपेक्षिक घनत्व एक विमाहीन, इकाई रहित और एक अदिश राशि है। इसका कोई अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व बराबर अपेक्षिक घनत्व। इस कारण से जब कोई इसका मात्रक नहीं होता तो यह एक विमाहीन राशि होगी तथा यह एक अदिश राशि भी है। अदिश राशि का और सदिश राशि दो राशियां होती हैं। अदिश राशि जिसमें परिमाण हो पर दिशा ना हो, और सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, तो इसमें केवल परिमाण अपेक्षिक घनत्व में होता है। इस कारण से यह एक अदिश राशि है। आगे चलते हैं। कुछ पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व हम एक तालिका के माध्यम से समझते हैं। उसमें से कुछ पदार्थ ठोस हैं, कुछ पदार्थ द्रव हैं। तो हम पहले ठोस पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व एक उदाहरण के तौर पे तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि इसका कोई मात्रक तो होता नहीं है अपेक्षिक घनत्व का, इसलिए इसमें मात्रक की कोई बात नहीं है। केवल अपेक्षिक घनत्व कितना होता है यही हम लोगों को जानना। एल्युमिनियम का अपेक्षिक घनत्व 2.72 होता है और यह ठोस पदार्थ है जो मैं बता रहा हूं पहले। द्रव पदार्थ में बाद में बताऊंगा। लेड 11.35 होता है अपेक्षिक घनत्व। ढलवा लोहा 7.2 होता है अपेक्षिक घनत्व और हाई स्पीड स्टील 7.82। इसी प्रकार कुछ पदार्थ हमने द्रव भी लिया हुआ है। तो पेट्रोल का अपेक्षिक घनत्व 0.75 होता है। बैटरी एसिड इसका अपेक्षिक घनत्व 1.285 होता है। जल का अपेक्षिक घनत्व 1 होता है और डीजल आयल इसका भी अपेक्षिक घनत्व 0.84 होता है। इस तालिका में हमने कुछ ठोस पदार्थ लिए हैं, कुछ द्रव पदार्थ लिए हैं, लेकिन यह सारे पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व आप लोगों को रटना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ हमने इस तालिका के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। क्योंकि हमने पूर्व में घनत्व के बारे में भी जान लिया, अपेक्षित घनत्व के बारे में जान लिया, अब हम लोगों को यह प्रयास करना है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसको भी हम लोग समझें। तो नंबर 1 पर घनत्व, यह वस्तु के इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। इसको हमने घनत्व की परिभाषा के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास पूर्व में किया हुआ है। अपेक्षिक घनत्व यह वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान और पानी के इकाई आयतन के द्रव्यमान का अनुपात होता है। घनत्व नंबर 2, इसकी इकाई ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है और केजी प्रति मीटर क्यूब होती है। अपेक्षिक घनत्व चूंकि यह एक विमाहीन राशि है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि यह एक अनुपात है। नंबर 3 पॉइंट, प्रत्येक इकाई में इसकी संख्या भिन्न होती है। इसकी घनत्व की प्रत्येक इकाई में इसकी संख्या भिन्न होती है। अपेक्षिक घनत्व प्रत्येक इकाई में इसका संख्यात्मक मान एक ही होता है। अपेक्षिक घनत्व के बारे में प्रत्येक इकाई में इसका संख्यात्मक मान एक ही होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने घनत्व और अपेक्षिक घनत्व के अंतर के बारे में जान लिया, और यदि हम अंतरों को जान लें तो हम लोगों को परिभाषा, मात्रक और इन दोनों के बारे में अधिकांश चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे चलते हैं। आर्किमिडीज नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत जाना जाता है। उन्होंने क्या कहा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में
पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है। अर्थात यदि हम किसी द्रव में, मान लो एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है और उसमें हम कोई वस्तु पूर्ण रूप से डुबा दे या आंशिक रूप से, मतलब कि हम कुछ दूरी तक डुबोएं, पूर्ण रूप से न डुबोएं, वह वस्तु हमें ऊपर दिखती रहे, तो उसके द्रव्यमान, तो उसके भार में कमी आ जाती है। अर्थात जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब किसी बाल्टी में हम किसी द्रव वस्तु को डुबो देते हैं तो जब वो अंदर पानी के चली जाती है अर्थात डूब जाती है तो उसके भार में हम लोगों को कमी महसूस होती है। भार की यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अर्थात हमारी बाल्टी भरी हुई थी, हमने उसमें कोई वस्तु डुबोया, डुबोने के बाद हमें महसूस हुआ कि डुबोने से पहले उस वस्तु का भार कुछ था और अंदर जाने पर उसके भार में कमी आ गई, और कमी आने के बाद क्योंकि बाल्टी में द्रव पूर्ण रूप से भरा हुआ था तो जब हम अंदर डुबोएंगे वस्तु को तो वह द्रव बाहर कुछ गिरेगा, तो जो द्रव बाहर गिरेगा वही भार की यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। स्पष्ट हो गया इससे। आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा ठोस पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व भी ज्ञात किया जा सकता है। ठोस पदार्थ पानी में घुलनशील या अघुलनशील दोनों होते हैं। मतलब आर्किमिडीज के, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है और ये आप लोगों को कक्षा 7 से पढ़ाया भी गया होगा, जिसमें इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ठोस पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व किसके सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है, तो उत्तर आया आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा ठोस पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। ठोस पदार्थ पानी में घुलनशील भी होते हैं, अघुलनशील भी होते हैं। घुलनशील अघुलनशील का मतलब यह हुआ कि ठोस पदार्थ पानी में घुल भी जाते हैं और कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको यदि हम पानी में डुबो दें तो वह नहीं घुलते। आइए आगे चलते हैं। हाइड्रोमीटर, ठोस या द्रव पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्लवन का सिद्धांत क्या है यह हम आगे बताएंगे। यहाँ पर केवल आप जान लीजिए कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो ठोस या द्रव पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा बताया था कि केवल ठोस पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, उसी प्रकार हाइड्रोमीटर का ठोस या द्रव दोनों प्रकार के पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्लवन का सिद्धांत क्या है यह हम आगे बताएंगे। हाइड्रोमीटर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्थिर इमर्सन हाइड्रोमीटर, नंबर दूसरा परिवर्ती इमर्सन हाइड्रोमीटर। आइए आगे चलते हैं। प्लवन का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो अपने भार के बराबर द्रव हटाती है। इस प्रकार हटे हुए द्रव का उछाल वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार हटाए गए द्रव का भार ऊपर की ओर उछाल के बराबर होता है। इसकी 3 संभावनाएं होती हैं। ये जो हमने पूरा हर चीज बताया प्लवन के बारे में सिद्धांत, तो इसके 3 संभावनाएं बनती हैं। नंबर 1, वस्तु का भार उसके उत्क्षेप या उत्प्लावन बल से अधिक हो तो इस अवस्था में वस्तु द्रव में डूब जाएगी। नंबर दूसरा, वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार यानी उसके उत्क्षेप के बराबर हो
इस स्थिति में वस्तु पर परिणामी बल शून्य होता है तथा इस स्थिति में वस्तु ठीक द्रव की सतह के नीचे तैरती है। वस्तु और तीसरी स्थिति क्या बनेगी? वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्क्षेप या उत्प्लावक बल से कम हो तो इस स्थिति में परिणामी बल ऊपर की ओर लगता है, अतः वस्तु का उच्च भाग द्रव के ऊपर रहता है और वस्तु द्रव में तैरती रहती है। यह तीन स्थितियां बनती हैं प्लवन के सिद्धांत में। आगे चलते हैं। आगे उत्प्लावकता। जब कोई ठोस किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके द्वारा अनुभव किया गया ऊपर की ओर उछाल का संयुक्त परिणाम क्या कहलाता है? उत्प्लावकता कहलाता है। जब कोई ठोस किसी द्रव में डुबो दिया जाता है, कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव में डुबो दिया जाता है और ठोस पदार्थ घुलनशील अघुलनशील दोनों होते हैं, तो उसके द्वारा अनुभव किया गया ऊपर की ओर उछाल का संयुक्त परिणाम क्या कहलाता है? उत्प्लावकता कहलाता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। प्लवन केंद्र क्या होता? जब कोई ठोस प्लवन केंद्र क्या होता है, इसके आगे हम लोग उत्प्लावकता के आगे हम लोग चलते हैं। तो प्लवन केंद्र क्या होता है? जब कोई ठोस किसी द्रव में डुबोया जाता है तो इसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार ऊपर की ओर उछाल के बराबर होता है। यह उछाल हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र के ऊपर की ओर लंबवत कार्य करता है। यही केंद्र प्लवन केंद्र कहलाता है। प्लवन केंद्र यही केंद्र कहलाता है। आगे चलते हैं। संतुलन। तैरती हुई वस्तु में दो बल कार्य करते हैं, एक वस्तु का भार नीचे की ओर तथा दूसरा हटाए गए द्रव का उछाल की ओर। जब हम कोई तैरती हुई वस्तु में दो बल कार्य करते हैं, एक वस्तु तो हमारी जो वस्तु का भार है वो नीचे की ओर, जितनी वस्तु भार होगी आप लोग जानते हैं पानी में वो उतनी ही नीचे की ओर अपना पूरा बल लगाती है, तथा दूसरा जो बल कार्य करता है वह दूसरा हटाए गए द्रव का उछाल की ओर। अतः वस्तु तभी संतुलन में होगी जब यह दोनों बल एक लंबवत रेखा के साथ साथ कार्य करेंगे। संतुलन मतलब वो कब संतुलित होगी? डूबेगी नहीं, संतुलित रहेगी। तैरती हुई वस्तु कब तक संतुलित रहेगी? जब तक यह दोनों बल, कौन कौन से बल? एक वस्तु का भार नीचे की ओर जो कार्य करता है और दूसरा हटाए गए द्रव का उछाल की ओर जो कार्य करता है, यह दोनों बल जब तक एक लंबवत रेखा के साथ साथ कार्य करेंगे तभी तक वह वस्तु क्या होगी? संतुलन में होगी। अर्थात संतुलन के लिए प्लवन केंद्र और वस्तु का गुरुत्व केंद्र एक लंबवत रेखा पर पड़ने चाहिए। संदर्भ। आज के चैप्टर को कवर करने के लिए मैंने जिस बुक का प्रयोग किया है उसका संदर्भ आप लोग भी जान लें, ताकि अगर मुझसे कुछ इस चैप्टर में अवशेष रह गया हो तो उसको आप इस बुक के माध्यम से और अधिक सीखने का प्रयास करें। किताब का नाम है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये अरिहंत पब्लिकेशन की है तथा रॉयल पब्लिकेशन की भी है। लेखक ए कुमार और अंजलि जी हैं। यह NSQF लेवल 05 एंड NCVT सिलेबस के अनुसार आधारित है। आज मैंने आपको द्रव्यमान, भार एवं घनत्व के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा ही नहीं, मुझे वरणपूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।